हाँ जी students, so after discussing the model of atom, that is Thomson and Rutherford, now we have to discuss the new topic, and that is development leading to Bohr's model of atom. कहने का मीनिंग ये है कि बोहर्स मॉडल के आने से पहले कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी जो की गई, या यू कैन से कि ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल में जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, समझो इस चीज़ को। सबसे पहली बात, ऐसा नोट किया गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स आपके लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हुई कि जो एलिमेंट्स हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा एंड यू कैन से एमिशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। बट जो एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है टू शो द एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रा, इसको रदरफोर्ड मॉडल, जो न्यूक्लियर मॉडल एटम है, मॉडल ऑफ एटम है, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम मतलब इन स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइन स्पेक्ट्रा को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भाई कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा तभी प्रोड्यूस होगा ना जब आप लाइट पास करोगे। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, एंड यू कैन से द रेडिएंट एनर्जी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब भाई ये कंसेप्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? रेडिएट एनर्जी या नेचर ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किसने किया? वो आपके पास थ्योरीज थी जिसके ऊपर उसको आपका एक्सप्लेन किया गया। एक तो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, सेकंड जो थ्योरी थी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड हमने एक्सप्लेन कर दिया नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिस्कस किया तो हमने वहाँ से फाइंड आउट किया कि रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का, उसमें बहुत सारी क्या थी? ड्रॉबैक्स थी। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक न्यू मॉडल प्रपोज किया गया, एंड दैट इज द मॉडल ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने ना केवल रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया, बट उन्होंने आपके पास जो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, उसको भी डिस्कस किया। ठीक है, अब डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे आपका एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है एलिमेंट्स का, नेचर ऑफ लाइट को कैसे डिस्कस किया, उसके ऊपर बेस्ड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब बोहर मॉडल को समझने से पहले हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बोहर मॉडल की जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास डेवलपमेंट हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक है आपके पास डेवलपमेंट में, एंड दैट इज़ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इसका सेकंड नेम आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या थी, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो मैक्सवेल ने इसको दिया था, एंड कब दिया था? 1864 में। ठीक है, मैक्सवेल ने हमें क्या बताया था? मैक्सवेल ने हमें बताया था कि कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, एज्यूम दैट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से जो भी आपकी रेडिएशंस एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली आती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला था? कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। ठीक है, मीन्स जो आपके पास एनर्जी एमिट होती है फ्रॉम एनी सोर्स, दैट इज कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एंड जिसको उन्होंने नाम दे दिया था रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो ये रेडिएशन, जो कॉन्टिन्यूस रेडिएशन आती हैं, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला, थर्ड पॉइंट इसने बोला कि आपके पास जो रेडिएशंस है उनके पास क्या होता है, वेव करेक्टर होता है भाई, दे पोजेस द वेव करेक्टर एंड स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि उनके पास वेव नेचर होता है, वेव नेचर वेव करेक्टर बता दिया रेडिएशंस का, तो जो रेडिएशन है उनका नाम चेंज हो गया, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि सोर्स से जब भी रेडिएशंस आती हैं दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मीन्स एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हम ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज़ नो एयर, लेकिन सन रेज तो वहाँ से ट्रेवल करके ही अर्थ के अंदर एंटर करती है। तो सन रेज को आप क्या बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक है, मीन्स कहने का मीनिंग है कि वो एक नॉन मटेरियल मीडियम में से भी पास हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। बुक से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी, 1864 में दी थी। उन्होंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात तो ये बताई कि एनर्जी एमिट होती है किसी भी सोर्स से कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। सेकंड, रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हो तो दैट इज रेड वाला आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला है कि वो आपके पास वेव करेक्टर उनमें होता है रेडिएशंस में, एंड दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसलिए उनको आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। जैसे सन का इसने एग्जांपल दिया है कि सन रेज आपकी नॉन मटेरियल मीडियम में से भी पास हो सकती हैं। सो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। वेव थ्योरी है, वेव वर्ड क्या होता है, अब आपको वेव की करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए कि वेव में आपके पास क्या क्या होता है। यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ वेव। वेव का तो आपको पता होगा ना बेटा, वेव क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट है ये तो बिल्कुल। ठीक है, अब देखो वेव में आपके पास क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट थिंग, वेव की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। वेव जो होती हैं दैट हैविंग द फ्रीक्वेंसी, वेव भी मूव करती हैं, मीन्स उनकी वेलोसिटी होगी। जैसे आप कई बार ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व किया करो, जैसे आपने क्या किया, आपने जो वाटर का टैंक है उसमें आपने एक पत्थर को फेंका, पत्थर को जैसे ही फेंकते हो तो वहाँ से आप देखोगे कि वाटर की मूवमेंट हो रही है, कुछ ऐसे मूव करता है लाइक दिस। तो वो क्या क्रिएट हुआ, पत्थर के फेंकने से वाटर में वेव्स क्रिएट हुई। तो वेव्स की वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वेव लेंथ क्या होती है, नाम से पता लग रहा है वेव लेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव। जो आपके पास कॉन्सिक्यूटिव कॉन्टीन्यूअस जो क्रस्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ वेवलेंथ, या ट्रफ के बीच की, दोनों इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हो, एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। लैम्बडा से आप रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हो, मीटर में भी, सेंटीमीटर एंड नैनोमीटर में भी, एंड सेम एज पिकोमीटर। तो एमस्ट्रॉन्ग आपने याद रखना है, 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर का आपको पता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। ये बेसिक यूनिट है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बोला था कि आप जब इन यूनिट्स को डिस्कस करोगे तब आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लर्न कर लेना। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है,
1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव पास होंगी वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज़ में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 हर्ट्ज़ किसके इक्वल होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का आप वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पे भी। वेव की वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वेव ने इन 1 सेकेंड टाइम, सी से आप रिप्रेजेंट करते हो। दैट इज हाइट ऑफ अ क्रस्ट या हाइट ऑफ अ ट्रफ, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। क्योंकि वेव लहरें बड़ी भी हो सकती हैं, दे कैन बी स्मॉल, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। यूनिट ऑफ लेंथ से ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेव नंबर आपके पास क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 सेंटीमीटर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो हमें एज्यूम करते हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर। एक तो वेव प्रेजेंट है दिस वन, सेकेंड वेव प्रेजेंट है दिस वन। समझ आया, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द वेव नंबर। एंड वेव नंबर को आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो एंड दैट इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आती है जो न्यूमेरिकल, जिसके जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल्स में। रिलेशनशिप क्या होता है वेलोसिटी में, वेवलेंथ में एंड फ्रीक्वेंसी में। किसी वेव की वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन को याद रखना, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। न्यूमेरिकल में बार बार आप इसका यूज़ करोगे। न्यू बार को याद रखना, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना, इसको बार बार आप यूज़ करोगे। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो c/न्यू एंड यू कैन सॉल्व द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे आपको एक न्यूमेरिकल बता देती हूँ। न्यूमेरिकल आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, कैलकुलेट द वेव नंबर और आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आपको वेवलेंथ दी हुई है, दैट इज़ द 5800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेव नंबर, अब आपको पता है दैट इज़ द वेव नंबर, तो यहाँ से तो आप इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करोगे 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे वेव नंबर को। ठीक है, बट मेन पॉइंट आता है कि हाउ यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए यू हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। लैम्डा आपके पास है, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू बाय 10⁻⁻10 मीटर। एंड यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं जितने हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है, बहुत इजी आते हैं, कोई इतना मुश्किल पोर्शन नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे टॉपिक आता है, मैं आपको बुक से कराती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो बेटा, रेज बहुत टाइप की होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, बहुत सारी। अब इन डिफरेंट रेज को जब आप अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अरेंज करते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो एक स्पेक्ट्रम बनता है उसको आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे ये दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉस्मिक जो रेज होती हैं ना, वो आउटर स्पेस में प्रेजेंट होती है, मीन्स वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है, इसलिए कई बार उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन के बीच में आपके पास होता है विजिबल, एंड विजिबल में आपके पास विबग्योर, जिसको आप बेसिकली बोलते हो 7 कलर्स में स्प्लिट होना लाइट का, उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दीज आर द
wavelength and these are the particular spectrum. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना बेटा थोड़ा सा कि क्या होता है, इजी सा करोगे, ये चीज़ याद रखनी है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, दैट स्पेक्ट्रम। ओके, सो उसके बाद यहाँ से हमने दो चीज़ डिस्कस की। सबसे फर्स्ट तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फाइंड आउट किया, वेव नेचर थ्योरी हमने पढ़ी, उसके बाद वेव के बारे में हमने पढ़ा, एंड जो लास्ट टॉपिक किया दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ से हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसकी लिमिटेशंस क्या थी। हालांकि आप फिजिक्स में ये बार बार पढ़ते हो, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन के जो फिनोमिना होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने उसको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट उसने ना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बताया क्या होती हैं, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया क्या होता है, ना उसने हीट कैपेसिटी के बारे में बताया, और ना ही मीन्स बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे कि ये क्या होती है। पहले इनको डिस्कस करेंगे फिर बोहर्स मॉडल पे जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।